ये सर्टिफिकेट लेके अपना फाइल लेकर आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाइए, डिप्टी रजिस्ट्रार अपना फॉर्मेलिटी करते हुए सोसाइटी बनाएगा और इस तरह से सोसाइटी अंडर नॉन कोऑपरेशन भी बन जाएगा। अभी अगला सवाल आता है, मुझे कंपनी को यदि कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटी में बनाना है तो मैं कैसा करूं? यदि कंपनी को हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करना है, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाके अंडर नॉन कोऑपरेशन आप सोसाइटी बना सकते हो, क्योंकि अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में यदि कंडोमिनियम बनता है तो मेकिंग ए सोसाइटी इज इलीगल और अनलॉफुल। लेकिन यदि बिल्डर ने कंपनी बनाया और आप चाहते हो कोई सोसाइटी बनाना, मोर देन 51% यदि आप एकजुट आते हो तो आप जो है वो सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हो। तो इधर आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सिर्फ मोर देन 51% आना चाहिए। मैंने ऐसे मुंबई में बहुत सारा कंपनी को सोसाइटी में कन्वर्ट किया हूं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑर्डर लिया हूं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा, यदि अपार्टमेंट को यदि मैं सोसाइटी में कन्वर्ट करता हूं, पहला क्या था, यदि अपार्टमेंट को मैं कन्वर्ट करता हूं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द अपार्टमेंट एक्ट 1970, हमें 100% मेंबर का कंसेंट चाहिए था। लेकिन डीबी पाटिल साहब इसका साक्षी है और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं कि हमने कमिश्नर, कोऑपरेटिव कमिश्नर, लीगल डिपार्टमेंट, जो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर, उनके बार बार मीटिंग लेते हुए, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करते हुए, अपार्टमेंट को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारा दिक्कतें आते हैं। तो पूना में खास करके पिंपरी चिंचवड़ में बहुत सारा बिल्डर अपना मनमानी से अपार्टमेंट करते हैं, सोसाइटी में बनाने को नहीं देते, क्योंकि उनको एडिशनल एफएसआई टीडीआर अपने पास रखना पड़ता है और उसका टाइटल अपने पास रखना पसंद करते हैं, इसके लिए वो सोसाइटी नहीं बनाते। ऐसे माध्यम में हमने अपार्टमेंट एक्ट को, क्योंकि जब कोई इश्यू आता है वो कायदा को जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाते हो तो तकलीफ होता है, इसके लिए हमने कायदा में अमेंडमेंट करवा के लाया। देवेंद्र फडणवीस साहब का जो गवर्नमेंट है उन्होंने 7 जुलाई 2018 को कायदा में बदल किया। अभी अपार्टमेंट में मोर देन 51% लोग अपार्टमेंट वाले एक जनरल बॉडी लेते हैं और वह एक डिक्लेरेशन बनाते हैं। डिक्लेरेशन 100 रुपए का स्टैंप पेपर में होगा, वो डिक्लेरेशन में इतना ही लिखेंगे, वी द फॉलोइंग अपार्टमेंट ओनर्स of so and so condominium do hereby request that we want to come out of this apartment act. As per the declaration filed by the builder, it has been registered under the apartment act. Now we want to come out, and more than 51% as required under section 14 subsection 1 has signed this, and therefore we may be removed from the apartment. इतना आप डिक्लेरेशन रजिस्टर करिए, इतना ही है। 51% लोगों का आपको जो इंडेक्स 2 या एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है वो अटैच करना पड़ता है। डिक्लेरेशन 100 रुपए का स्टैंप पेपर में होगा, सब रजिस्ट्री के पास डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन कॉपी आप डायरेक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास लेके जाइए, आप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करिए, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार डायरेक्ट आपका सोसाइटी बनाएगा। इधर अंडर नॉन कोऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि बिल्डर ने अपना दायित्व किया, अभी आपने अपना एक्सरसाइज किया है, इसके लिए डीडीआर के पास आपका जाने का जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जाके अपना सोसाइटी का नेम रिजर्वेशन लेकर जनरल बॉडी में जो प्रोसीजर मैंने बताया उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी सेक्शन 154 बी जो है नया सेक्शन 1, उसमें अभी एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी कैसा हो सकता है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन क्या हो सकता है, ऐसा दोनों के बारे में जिक्र किया है। ये दोनों क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। 154 बी ये नया चैप्टर बना है, 13 बी जो मैंने अभी अभी दिखाया आपको, ये नया चैप्टर है हाउसिंग सोसाइटी का, अमेंडमेंट में आया है। इसमें सबसेक्शन 3 ऑफ 154 बी 1 में एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी बना है। जो पहला फेडरेशन बात करती थी, मोर देन 5 हाउसिंग सोसाइटी कैन कम टुगेदर फॉर्म ए फेडरेशन, अभी उसको एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी बनाया, क्योंकि फेडरेशन जो है तो तालुका वाइज फेडरेशन हो सकती है, जैसा पिंपरी चिंचवड़ तालुका वाइज फेडरेशन है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज फेडरेशन हो सकती है, स्टेट लेवल का फेडरेशन हो सकता है, नेशनल लेवल का फेडरेशन हो सकता है। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटी एक लोकेलिटी में 5 सोसाइटी है, 10 सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, वो एकजुट आता है तो वो एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी होगी।
वो फेडरेशन माना नहीं जाएगा। तो इसके लिए तो मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ नॉट लेस देन 5 रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी, इंपॉर्टेंटली रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी एकजुट आती है तो 5 के ऊपर आती है तो एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी होगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन क्या है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन सबसेक्शन 8 में बताया गया वो है, मान लीजिए एक लेआउट में एक लीगल बॉडी है, वो कंडोमिनियम है, दूसरा एक कंपनी है, तीसरा एक हाउसिंग सोसाइटी है। क्या ये एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन होगा, जिसका मतलब है मींस एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज और अदर लीगल बॉडीज। अदर लीगल बॉडी मतलब कंडोमिनियम, कंपनी, अपार्टमेंट जो भी है या पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉमन एमिनिटीज और ऑब्टेनिंग अ कन्वेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अभी क्या होता था डीम्ड कन्वेंस में, मान लीजिए एक सोसाइटी है उधर और एक कंडोमिनियम है, उनका दोनों का लेआउट है, डीम्ड कन्वेंस करना चाहते हैं तो नहीं होता है। कई बार दो सोसाइटी है, वो फेडरेशन भी नहीं बना सकते थे, पहला 5 बिल्डिंग चाहिए, एसोसिएशन सोसाइटी नहीं बना सकता है, उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन बना के अपना कन्वेंस ले सकती है, कॉमन एरिया का देखभाल कर सकते हैं। इस माध्यम से जो सोसाइटी, कई बार लोगों का ये विचार था, इवन गर्ग साहब मुझे बार बार बोल रहे थे, सर ये एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी का बारे में भी आप लेक्चर दीजिए। तो इसके लिए सोसाइटी बनाने के बाद एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी जो है वो भी एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन है, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार या अपना असिस्टेंट रजिस्ट्रार का माध्यम से ही होगा। उसके लिए भी आपको एक रेजोल्यूशन हर एक सोसाइटी में पास करना होगा, एक नेम रिजर्वेशन करना होगा, आपका 1,000 रुपया मिनिमम शेयर कैपिटल और 100 रुपया एंट्रेंस फी लेना होगा, और आपको एक जिसको हम बोलते हैं बायलॉस बनाना होगा। अभी हम आते हैं फेडरेशन क्या होता है। Federation means the federal body notified by the government in the official gazette to be representative of the registered housing society of a specified notified area. जैसा मैंने बोला पिंपरी चिंचवड एक फेडरेशन है, वो पिंपरी चिंचवड डीडीआर सिटी 3 का रजिस्टर का एरिया में आता है, उधर एक ही फेडरेशन बन सकता है, दूसरा नहीं बनेगा। उसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी क्या है उसका भी व्याख्या दिया है। हाउसिंग सोसाइटी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोवाइड ओपन प्लॉट, ड्वेलिंग यूनिट, और जिनका ड्वेलिंग यूनिट है या फ्लैट है उनको घर देना। इस तरह से हाउसिंग सोसाइटी का भी व्याख्या इधर दिया गया। नेक्स्ट, तो हाउसिंग सोसाइटी का एसोसिएशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन और फेडरेशन, ये तीनों का जो डिफरेंस जो नया चैप्टर में दिया, जिसके ऊपर बहुत सारा हमारा डिबेट, हमारा जो कमिटी में बात हुई थी, वो बताना जरूरी था। जैसा मैंने बताया 154B में 2 में ये बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी बनाना है तो कितना मेंबर लगता है। पहला आपको मिनिमम 5-10 मेंबर लगता था और 60% फ्लैट बेचना जरूरी था। और मान लीजिए एक सोसाइटी में सिर्फ 10 ही फ्लैट है, बिल्डिंग में 10 ही फ्लैट है, सोसाइटी बनाना तो सबका सब 10 लोगों का सिग्नेचर लगता था। अभी क्या है, आपको 51%, मतलब मान लो 10 में से 6 फ्लैट बिका है तो 51% के ऊपर हो गया, और उसी 6 आदमी का आप सिग्नेचर लेते हो तो आपका हाउसिंग सोसाइटी बन जाएगा। 4 फ्लैट जो बिल्डर ने अपने पास रखा है या लैंड ओनर ने अपने पास रखा है, वो अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। इस तरह से मोर देन 51% फ्लैट बेचा है, 5% के 5 आदमी के ऊपर सिग्नेचर होता है तो आपका सोसाइटी बन सकता है। ऐसे प्रावधान अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी में 154B(2) में किया गया। नेक्स्ट, तो इसके लिए तो पहला जो था 100% लोगों का 10 लोगों का सिग्नेचर चाहिए था, अभी उतना नहीं चाहिए। आपको उदाहरण और बताऊंगा, मोर देन 51% लोगों का फ्लैट बेचना चाहिए, सिग्नेचर जो है उस 51% में से 51% चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट का कमिश्नर का सर्कुलर भी है। अगला स्लाइड लेते, नो टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी आल्सो कैन बी फॉर्म मोर देन 51%। और एसोसिएशन बनाना है तो आपको एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी बनाना है तो 5 सोसाइटी लगता है, अनलेस अंटिल देयर इज अ 5 हाउसिंग सोसाइटी। एसोसिएशन सोसाइटी बनाना है तो आपको 5 लगता है, 5 हाउसिंग सोसाइटी लगता है। लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन बनाना है तो सिर्फ 2 ही लगता है। तो इस तरह से जो सब क्लासिफिकेशन हाउसिंग एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी
और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन, इस तरह का, अगला स्लाइड लीजिए, इस तरह का प्रावधान है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी करना है, हमें 5 सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी लगती है। No cooperative housing society shall be registered unless it has 2 housing society or other legal entities as its member। मतलब यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन करना है, आपको कम से कम 2 लीगल एंटिटी उधर होना चाहिए। सिर्फ 2 लीगल एंटिटी भी आके उधर कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन बना सकता है। और उस हिसाब से मान लीजिए एक कंडोमिनियम है और एक कंपनी है, उधर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, 2 लीगल एंटिटी भी आके कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कर सकते हैं और अपना कन्वेंस, अपने नाम से डीम्ड कन्वेंस हासिल कर सकते हैं। ऐसे प्रावधान ये नया कायदा में दिया है। अगला सेक्शन लीजिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द रजिस्ट्रेशन। जो सोसाइटी अभी ऑलरेडी बन गया, जिसका फेडरेशन बन गया, उनका कोई भी अस्तित्व में कोई तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि सेविंग क्लॉज भी इधर सबसेक्शन 5 में दिया है। अभी अगला 3-4 स्लाइड है, हैंडिंग ओवर ऑफ द सोसाइटी। देखिए, चीफ प्रमोटर को 3 महीने के अंदर एक जनरल बॉडी लेना पड़ता है। जनरल बॉडी लेके उनको अपना एक हैंडिंग ओवर करना पड़ता है। उस हैंडिंग ओवर में एक स्टैंडर्ड एजेंडा होती है, उसमें एडमिशन ऑफ द मेंबर्स, अकाउंट्स में अप्रूवल, 14 दिन का पहले का अकाउंट्स चीफ प्रमोटर को देना है, फिर एडमिशन न्यू मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द कमिटी, ऑब्टेनिंग द कन्वेंस, इस तरह का पूरी प्रावधान होके चीफ प्रमोटर जो है नया कमिटी बनती है। कमिटी बनाने के बाद वो प्रोविजनल कमिटी 1 साल का रहती है। वो कमिटी अपना ऑफिस बेरर इलेक्ट करेगी। उस ऑफिस बेरर का दायित्व होती है बिल्डर से पूरा ओरिजिनल फाइल लेना, बायलॉस लेना और जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लेना। उसके बाद जो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस कॉपी, लिफ्ट का लाइसेंस है, इलेक्ट्रिक का लाइसेंस है, बहुत सारा प्लान है, इलेक्ट्रिक का प्लान है, आपका ड्रेनेज का प्लान है, आपका बिल्डिंग का लेआउट का प्लान है और अप्रूव्ड प्लान है, ये पूरी प्लान लेना वो भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो लेना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 5 के हिसाब से बिल्डर ने जो कॉर्पस इकट्ठा किया, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा लेना, उसका हिसाब किताब लेना, ऑडिट करके लेना, ये सब करना है। यदि वो नहीं करता है तो फिर सेक्शन 5 के हिसाब से जो मैंने शुरुआत में बताया था, आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी जज के पास जाके कंप्लेंट हासिल कर सकते हो, उसका हिसाब किताब मांग सकते हो, उसके पास कार्रवाई कर सकते हो। इस तरह का एक प्रावधान तो डीडीआर से भी आप ले सकते हो, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम नहीं है, डीडीआर से भी हम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, नागपुर में लगभग 25 करोड़ तो बिल्डर ने इकट्ठा किया था। जब पैसा नहीं दिया, उसके ऊपर उस सोसाइटी वाले ने क्रिमिनल केस फाइल किया, उसके बिल्डर को अरेस्ट करने का वारंट निकला, सेशन कोर्ट ने उसको अरेस्ट वारंट को रोका नहीं है। जब मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, पहला 25 करोड़ रुपया जो है आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका सेक्शन 5 के हिसाब से आप उनके अकाउंट में जमा करो। उस कंडोमिनियम का जो एडमिनिस्ट्रेटर वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उनके नाम से करो। फिर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपना डेप्यूटी रजिस्ट्रार या किसी को नियुक्ति करेंगे, वो पूरी मेंटेनेंस करेंगे, वो सोसाइटी बनाएंगे, उसका हिसाब किताब करेंगे। उसके बाद उस कंडीशन के ऊपर उनको बेल दिया गया। मतलब 25 करोड़ रुपए का जो पूरी का पूरी रकम डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी का हवाला हाईकोर्ट ने किया। मतलब आप समझ सकते हैं, हाईकोर्ट ने भी सेक्शन 5 को एक मान्यता दिया। उस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी के माध्यम से आप ये कर सकते हो। मैं पिंपरी चिंचवड़ का जो पदाधिकारी है, उन्होंने इस प्रोग्राम को एक करने का मुझे रिक्वेस्ट किया। मैंने जो भी 1.5 घंटा दिया था उसमें थोड़ा सा टाइम मैंने 10 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन मैंने जो भी कवर करना था कवर किया। अभी भी मुझे मालूम है आप लोग का अपेक्षा ये था कि हैंडिंग ओवर में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, ये इतना आसान नहीं है। उसका अलग सेशन हम करेंगे। सेक्शन 5 में किस तरह से प्रक्रिया होता है, उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, वो भी अलग प्रक्रिया है, वो भी मैं बताऊंगा। यदि आप चाहते हो तो हमारा एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन बनना है, उसका बायलॉस कैसा बनता है, उसका नियम कैसा होता है, उसको किस तरह से हमें देखना है, उसका कार्रवाई कैसा होगा,
ये भी मैं चाहिए तो बताऊंगा। उसी तरह से मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो रेरा है उसका किस तरह से होगा। मैंने 40 एक किताब हाउसिंग सोसाइटी में लिखा है, और अभी हमने 40 किताब के लिए रिव्यू के लिए 40 स्टडी ग्रुप बनाया। यदि किसी को स्टडी ग्रुप में आके उस किताब को रिव्यू करना चाहते, आप पिंपरी चिंचवड़ फेडरेशन को बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे बता के उस हिसाब से आपको स्टडी ग्रुप में हम डालेंगे। उधर जो भी रजिस्ट्रार का आदमी, रिटायर्ड या एग्जिस्टिंग, और आगे का जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे, उसमें भी आपका योगदान होगा। और एक समाज का काम, लोगों को एम्पावरिंग करना, एजुकेशन करना, एक अच्छे तरह से जो कदम माँ सेवा कर रही थी, उसके साथ साथ पिंपरी चिंचवड़ खास करके केसी गर्ग, तेजस्विनी मैडम, और जो हमारा जयवंत गोड़गे और किरण जी जो चीफ प्रमोटर रह चुके हैं, और ऐसे देशमुख साहब, अरुण देशमुख, और बाकी का अन्य लोग, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग जिस तरह से ये समाज सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से आपने एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक ग्रुप बना के 350 लोगों को आपने जोड़ा है, और मुझे मालूम है आने वाला दिनों में ये संख्या बढ़ते जाएगी। आपने पिंपरी से शुरू किया, अभी पूना में गए, सतारा में गए, और हर आदमी ये प्रोग्राम आप जो कर रहे, और आपने 30 प्रोग्राम की बात की, अभी आपका 5वां प्रोग्राम है। और 30 प्रोग्राम, मुझे लगता है 30 प्रोग्राम नहीं, 300 प्रोग्राम भी शायद आप करेंगे, उस आशा से। और अगले, जैसा कि डीबी पाटिल जो साहब है, आगवा साहब है, बाकी के लोग हैं, यदि कोई सवाल है, मैं सवाल लेना चाहूंगा। मेरे पास अभी तक ग्रुप में 2-3 सवाल आया, मैं वो पहला लेना चाहूंगा, उसके बाद बाकी का मैं चाहूंगा। और कई बार मेरे पास सवाल आया, ये पीपीटी क्या आप शेयर कर पाएंगे? देखिए, ये पीपीटी आपका है, ये मेरा नहीं है। यदि कोई चीज मेरे पास आता है, मैं चाहता हूं ये आपका ही है। पीपीटी, नॉलेज इज नॉट सीक्रेट, एनी वर्क दैट वी हैव डन इज नॉट सीक्रेट। मैं ये भी चाहूंगा इसको यूट्यूब में, ये जो आज का सेशन है उसको यूट्यूब में डाला जाए, पब्लिक किया जाए, ताकि पब्लिक का बेनिफिट हो। दूसरा, मुझे ये भी पूछा गया कि क्या ये पीपीटी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दे पाएंगे? बिल्कुल, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी दिया है, पिंपरी चिंचवड़ के पास है। यदि कोई चाहता है तो मुझे आप ईमेल करिए, मेरा ईमेल एड्रेस है rsprabhu13@gmail.com। मैं वो पीपीटी भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही तजुर्बा रहा है, जब सरस्वती हमारे ऊपर आई है, तो वो सरस्वती हमारे ऊपर आए तो हमारा भी ये दायित्व बनते है, जैसे केसी गर्ग या बाकी का लोग मान रहे हैं, ये भी हमें दूसरे के पास जाना चाहिए। डीबी पाटिल साहब ने मुझे मैसेज भेजा है, वेरी गुड, इफ द डीडीआर डिक्लेयर्स एनी बिल्डर एज डिस्क्वालिफाइड अंडर मोफा फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस, it is next logical step wherein the RERA authority should not allow it to register any project of that builder on the website of RERA. सर, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 आप देखिए, यदि बिल्डर ने कोई मनमानी करता है, अकाउंट्स वगैरह नहीं देता है, उसका रिकमेंडेशन करने का जिम्मेदारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। ये कोई भी डीडीआर अभी तक वापरा नहीं है। यदि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेकमेंड कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक किसी ने इसके ऊपर मांगा नहीं है, प्रेयर भी नहीं किया। प्रेयर करेंगे तो वो देंगे ना, क्योंकि केसी गर्ग साहब ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया आपके सामने ये मेरा प्रेजेंटेशन करने का, इसके लिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसके लिए जिन्होंने अकाउंट्स नहीं दिया, हिसाब नहीं, किताब नहीं दिया, उनको आप कर सकते हो। उसी तरह से उन्होंने पूछा, कैन यू गिव अस नागपुर हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ सेक्शन 5? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अजय कडू साहब उधर डीडीआर है, और जब ये ऑर्डर आ गया, अजय कडू साहब बोल रहे थे, मिस्टर प्रभु ये डीडीआर को किधर से पार्टी बनाया? ये अभी अभी का जजमेंट है, 2018 का ही जजमेंट है, 19 का ही जजमेंट है। तो अजय कडू साहब का मुझे बनाया, क्योंकि बहुत सारा डीडीआर, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, आपको मैं बताऊं कि इवन कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव कमिश्नर कई बार हमारे से सलाह मशवरा करते हैं, और मुझे वो सौभाग्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यदि मेरा नॉलेज में कोई चीज नहीं है, मैं उसका रिसर्च करता हूं। मेरा हमेशा यही बना कि जब तक मैं एक सवाल मेरे पास आता है, उसका रिसर्च नहीं करता हूं और उसका जवाब नहीं ढूंढता नहीं हूं, तो मैं शांति से सोता नहीं हूं। तो मेरा
एजुकेशन जब भी मैं मेरा स्कूल का कॉलेज का यही था, अभी भी मैं वही करता हूँ। तो यदि आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, आप जरूर कर सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। डीबी पाटिल साहब, आपने जो सवाल किया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारा सवाल आया जो हमारा ग्रुप में डाला गया, तो मैं वो पढ़ के मैं आपको उसका सवाल भी देने का प्रयास करूंगा। गर्ग साहब, 1-2 मिनट मुझे दीजिए। मुझे लगता है कि वो सवाल है, यदि आप पढ़ सकते तो आप पढ़िए, यदि नहीं तो मेरे पास है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हेलो रमेश जी। यस सर। मैं सचिन ठाकरे हूँ। यस हमारी सर। सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, या बट अभी जैसे बिल्डर ने मीटिंग के लिए डेट दिया था, बट उस टाइम लॉकडाउन चालू हो गया। उसके हाँ, कारण हमारा मीटिंग लास्ट 1.5 महीने से हुआ ही नहीं। और बराबर अभी है। हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, तो हाँ, हम लोग अभी जो फर्स्ट मीटिंग होता है जिसमें बॉडी अपॉइंट करना पड़ता है, वो करेक्ट। मीटिंग कर सकते हैं क्या? जैसे कि ये टीम्स पे ऑनलाइन वगैरह। और आप बिल्कुल वो कर सकते हो, क्योंकि 24 अप्रैल 2019 को, सॉरी 20 को, अभी अभी कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब ने एक सर्कुलर जारी किया। उस जरूर सर्कुलर के हिसाब से आप जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जो है आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, मां सेवा ने एक जूम एप्लीकेशन, रोज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, और हर सैटरडे को डेट बेट एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उस डेट बेट आज पहला प्रोग्राम था, क्योंकि लोगों ने बोला कि प्रभु साहब ऐसा कुछ प्रोग्राम करिए जहां आप कोऑपरेटिव कमिश्नर को जानते हो, पुलिस कमिश्नर को जानते हो, म्युनिसिपल कमिश्नर को जानते हो, आप उनको हमारा सामने लाइए। तो आज डेट बेट में हमने क्या किया, तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर किशोर मांडे, उनको लोगों का सामने रखा और कोविड-19 को कैसा फाइट करना है उसके बारे में जानकारी दिया। उसके बाद हमने नया चैप्टर में उनको क्या क्या दिक्कत दिया वो दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगला शनिवार को हमने कोऑपरेटिव कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया, और कोऑपरेटिव कमिश्नर अनिल कावड़े सर खुद हमारे टेट बेट प्रोग्राम में आने वाला है, जो सुबह 11 से 1 बजे तक रहेगा। 2 घंटे में अनिल कावड़े साहब खुद हमारा टेट बेट प्रोग्राम में रहेंगे। तो यदि आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम करना है, आप जरूर बताइए। पिंपरी चिंचवड़ भी ऐसा प्रोग्राम जरूर आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए उस सर्कुलर में क्लियर कट ये बताया गया कि आप जो है ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। आप मीटिंग लीजिए, मिनट्स को रिकॉर्ड करिए, और माइक्रोसॉफ्ट टीम कैसा यूज करना है उसके बारे में जानकारी आप गर्ग साहब से या जयंत गोरखे साहब से लीजिए। ये फ्री में उपलब्ध है, और इस हिसाब से आप मीटिंग करके हम बॉडी अपॉइंटमेंट करके बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते। अभी दूसरा सवाल मेरे पास आया था, इज देयर एनी टाइम लिमिट एज पर मोफा फॉर बिल्डर टू हैंड ओवर द कंडोमिनियम टू परचेजर? व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस टू पेनलाइज द बिल्डर? जैसा मैंने बताया, एक बार कंडोमिनियम बन गया, उनको भी हैंड ओवर करने का टाइम जो है 4 महीना है। तो 4 महीने के अंदर उनको कन्विंस करना है, डीड ऑफ डिक्लेरेशन बनाने के बाद उनको अपना डीड ऑफ अपार्टमेंट बनाना है, और उनको हैंडओवर भी जैसा जैसा ओसी आ गया उनको कम से कम 4 महीने के अंदर उनको हैंडओवर करना है। उसका भी टाइम लिमिट मोफा में है। उसी तरह से यदि वो नहीं करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, उनको अरेस्ट हो सकता है। जैसा मैंने बताया, नागपुर बेंच ने नागपुर के एक सोसाइटी का 25 करोड़ न देने की वजह से उनको अरेस्ट वारंट निकाला था, और उसके बाद 25 करोड़ डीडीआर को दिया। तो इस तरह से उनको पेनलाइज भी हो सकता है। अगला सवाल था सुमित मौर्य, एक्वामिस्ट रावेट से। इन एग्रीमेंट माय बिल्डर हैज लेफ्ट एक्स्ट्रा लैंड बिसाइड आवर सोसाइटी कंपाउंड, thinking that he will acquire neighboring farm to build access road. As per section 12, that land belongs to society. Now there are less chances that builder will get any farm. How should we fight for that piece of land? देखिए, यदि वो आपका 7/12 का हिस्सा है, उस अप्रूव्ड प्लान का हिस्सा है, तो आपको डीम्ड कन्वेंस में जाके आप उसको
अपना प्रॉपर्टी मान के ले सकते हैं। डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान सेक्शन 11 में दिया गया, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास ले सकते हो। यदि और कोई सवाल है गर्ग साहब आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन का विराम देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का ये वेबिनार प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसी गर्ग सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहा है, और हमारे सभी एक्सपर्ट ने अपना पूरा जोर लगा करके आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और जिससे कि मुझे लग रहा है कि जब हम सब लोग वापस अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हमें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। अभी मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी एक अपील है कि आप सभी सोसाइटी जो अभी तक फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी है, वो कृपया करके जल्दी से जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि आने वाली जो एजुकेशन वेबिनार श्रृंखला है उसका हम सब लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके साथ ही मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।